हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति एंड आई एम गोइंग टू टीच यू फिजिक्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट फोर्स। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने चार्ज पढ़ा था और चार्ज में क्या पता चला था हमको कि जो दो चार्जेस हैं, सपोज पॉजिटिव हैं दोनों, उनको एक दूसरे के पास लाते हैं तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। दोनों सेम है तो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे एक दूसरे पर, और दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेंगे। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, लेकिन कितना अट्रैक्टिव और कितना रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे, उस फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी, ये हम अभी तक नहीं जानते हैं। और यही जानने के लिए आज हम फोर्स पढ़ने वाले हैं और फोर्स में पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, या फिर इसको कूलम्बिक लॉ भी बोलते हैं, कूलम्बिक फोर्स। देखिए, कूलम्बिक फोर्स पढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं हमें क्या क्या पता है फोर्स के बारे में। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को शो करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। और डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर्स। अब फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर फोर्स को जानने के लिए हमें क्या क्या यूज करना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन। तो हम यहाँ पर पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसके बाद डायरेक्शन। अब कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a force is directly proportional to the magnitude of the product of two charges। ये दो पॉइंट चार्ज है, एक है प्लस Q1 और दूसरा है प्लस Q2, और ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस, ओके। आगे बोलते हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच में जितनी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इन दोनों को कंबाइन करें तो हमें मिलता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर विद मॉडुलस। हम यहाँ पर मॉडुलस क्यों यूज करते हैं, मॉडुलस यूज करते हैं पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, ओके। देखिए, यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। और किसी भी क्वांटिटी का जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड इज अ
पॉजिटिव वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉडुलस। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है और इसको रिमूव करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर K इक्वल्स टू 1/4πε0, या फिर इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम्ब स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाता है फोर्स का जो इन दोनों के बीच में लगने वाला है। ये चार्ज इस पर लगाएगा और ये वाला चार्ज इस पर लगाएगा। ये हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये कूलम्ब्स लॉ इन दी एयर और वैक्यूम। जब हम कूलम्ब्स लॉ यूज करते हैं तो हम कंसीडर करते हैं कि मीडियम कैसा है, वैक्यूम है या फिर एयर है। इन दोनों चार्जेस के बीच में जहां पर इन दोनों को रखा हुआ है वहां पर जो मीडियम है वो कैसा है, ये तो उसमें एयर है या फिर वैक्यूम। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कूलम्ब्स लॉ हमको बताता है कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स centers of these charges means ये वाला चार्ज अगर इस पर फोर्स लगा रहा है तो इन दोनों को ये मिलाने वाली जो ये लाइन है इसके अलोंग ही फोर्स लगाएगा, या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। अगर हमारे पास कोई बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी, और ये चार्ज है, ये इसका सेंटर है, और यहाँ पर हम कोई दूसरी बॉडी ले लेते हैं, ये भी चार्ज है पॉजिटिवली, और ये इसका सेंटर है। अब इनके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही फोर्स अप्लाई होगा। ये इस पर इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। अभी दोनों पॉजिटिव है तो ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ये वाला रिपल्सिव। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसको इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए, ऐसा नहीं होगा। ओके, नोट कीजिए। हम जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं तो साथ में हम एक टर्म पढ़ते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होती है, पॉइंट चार्ज। क्या है पॉइंट चार्ज? देखिए, सपोज हमारे पास ये दो स्फेरिकल बॉडीज है, ए एंड बी। ये एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखी हुई है। ओके, दोनों चार्ज है। अब अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दैट मीन्स आर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू देयर लीनियर साइज, इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस आर अगर इनके लीनियर साइज से बहुत ज्यादा बड़ी है, ऐसी चार्ज बॉडीज हमको पॉइंट की तरह दिखाई देती हैं।
ओके। और साथ में ये चार्ज भी थे, ये बॉडी चार्ज थी ना, ये बन जाते हैं पॉइंट चार्ज। फॉर एग्जाम्पल स्टार्स, देखिए हमारे पास स्टार्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन वो हमें सब कैसे दिखाई देते हैं, पॉइंट के साइज के, ठीक है ना। लेकिन क्या एक्चुअल में उनका साइज इतना ही है? नहीं, वो हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है। उनका जो लीनियर साइज है वो काफ़ी ज़्यादा कम है अर्थ और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसकी कंपैरिजन में। ओके, इसलिए वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, पॉइंट दिखाई देते हैं। और यही टर्म हम कूलम्ब्स लॉ में फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। ओके, अब ये वाली टर्म क्यों यूज करते हैं ये हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज क्या होता है और हम इसको कूलम्ब्स लॉ में यूज करते हैं। नोट कीजिए। तो अभी तक हमें क्या क्या पता चला है कूलम्ब्स लॉ से? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स is equals to k q1 q2 divided by r square। जो पार्टिकल्स, जो बॉडीज हम यूज कर रहे हैं उनकी शेप, साइज या फिर उनका वेट कितना भी हो, फोर्स उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? चार्जेस के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। ओके, तो हम किसी भी शेप एंड साइज की बॉडी ले सकते हैं, बस वो चार्ज होनी चाहिए। उनके बीच में ये कूलम्ब्स लॉ हमेशा वर्क करता है। सेकेंड, फोर्स विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के। इस डिस्टेंस को हम अगर इंक्रीज कर दें तो ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये रिजल्ट्स हमको किससे मिलते हैं? कूलम्ब्स लॉ से। अब बात करते हैं फोर्स की वेक्टर फॉर्म की। देखिए ये मेरे पास दो चार्ज हैं, Q1 Q2, दोनों पॉजिटिव हैं। ओके, इनके बीच की डिस्टेंस r है। दी चार्जेस। अब मैं यहां पर एक यूनिट वेक्टर ले रही हूं, सॉरी, मैं यहां पर एक वेक्टर ले रही हूं, वेक्टर आर। क्या है ये वेक्टर आर? यहां पर वेक्टर आर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो हमारे पास दो चार्जेस हैं इन पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये वेक्टर इसको शो करता है। कहां से कहां पर? Q1 टू Q2 मीन्स ये शो कर रहा है कि Q1 Q2 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। और जैसा हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था, दो पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये इसको रिपेल करेगा, मीन्स फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा अलोंग दी लाइन जॉइनिंग। ओके, अब जरा फॉर्मूला लिखते हैं जो हमको कूलम्ब्स लॉ से मिला है। क्या है? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये क्या था? मैग्नीट्यूड। हम अब निकालना चाहते हैं फोर्स ऑन प्लस Q2 चार्ज ड्यू टू प्लस Q1 चार्ज। ओके, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहां पर नोटेशन यूज कर रही हूं Q2 Q1। सबसे पहले वाला शो करेगा कि Q2 पर फोर्स लग रहा है और किसकी वजह से लग रहा है? Q1 के कारण लग रहा है। ओके, ये मेरे पास क्या आ गया?
फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। अब इसको लिखने के लिए मैं क्या यूज करूंगी, सबसे पहले मैग्नीट्यूड, ओके, एंड उसके बाद डायरेक्शन। Q2 पर फोर्स अप्लाई हो रहा है और कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, ओके। तो इसके लिए मैं यूज करूंगी आर कैप, यूनिट वेक्टर, ओके। ये क्या है, यूनिट वेक्टर। जिनके भी पास में कैप होती है उनको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड होता है 1, ओके। अब यहाँ पर आर कैप क्या है, आर कैप इक्वल्स टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ये आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और ये वेक्टर क्या है, वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम प्लस Q1 टू प्लस Q2, जो हमें बता रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ओके। तो ये हो गई हमारे पास वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q2 चार्ज ड्यू टू Q1। नोट कीजिए इसको। यहाँ पर ये जो वेक्टर R है इसको हम R2 माइनस R1 भी लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पर ये क्या है, R1 एंड R2 पोजीशन वेक्टर्स हैं, मींस Q1 R1 पोजीशन पर है और Q2 किसी R2 पोजीशन पर है। तो ये जो वेक्टर R है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द टू चार्जेस। इसको ऐसे भी लिख सकते हो याद रखने के लिए, R फाइनल माइनस R इनिशियल। R इनिशियल मीन्स यहाँ से फोर्स लगना स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक लगा है, Q2 पर। तो फाइनल माइनस इनिशियल, R2 माइनस R1, ओके। कभी कभी न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको पोजीशन दे दी जाती है चार्जेस की, ओके। वहां पर हम इसको यूज करते हैं। फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1। अभी हम रिवर्स लेते हैं, फोर्स ऑन प्लस Q1 ड्यू टू प्लस Q2 चार्ज। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ नोटेशन Q1 Q2। Q1 चार्ज पर फोर्स लग रहा है और कौन लगा रहा है, Q2 चार्ज। ये हो गया वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो दोनों के फोर्स का सेम होगा, जितना ये अप्लाई करेगा उतना ही ये अप्लाई करेगा, ओके। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगा रहा था, ओके। इस बार ये फोर्स लगा रहा है, Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पर। तो इस बार फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर, ओके। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इसको शो करने के लिए नेगेटिव ऑफ आर कैप, मीन्स ये वाली जो डायरेक्शन है इसका नेगेटिव कर दे तो हमको क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंसिंग Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज। तो ये हमारे पास आ जाता है फॉर्मूला ऑफ द फोर्स। यहां से हमें क्या क्या पता चलता है, मैग्नीट्यूड of the force on Q1 due to Q2 is equals to force on Q2 due to Q1 is equal, okay। ये दोनों फोर्स कैसे है, इक्वल है, बट
जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं देन दे आर नॉट इक्वल्स टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि ये कैसे होंगे? देखिए यहाँ से भी देख सकते हैं आप, इसमें और जो हमने पहले निकाला था उसमें सिर्फ नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, तो ये किसके इक्वल होते हैं? नेगेटिव ऑफ द अदर। ओके, नोट कीजिए। अब बात कर लेते हैं मीडियम की। देखिए जब मैंने फोर्स का फॉर्मूला लिखा था इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, के की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें तो ये हो जाएगा 4πε0 r स्क्वायर। किस मीडियम में था? इन दी एयर और वैक्यूम। और यहाँ पर एप्सिलॉन नोट क्या है? परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। लेकिन इसके साथ में एक और टर्म होती है एप्सिलॉन, विच इज परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होती है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू के इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर। ये वाला के इस के से डिफरेंट है। यहाँ पर जो हम के यूज करते हैं वो होता है कूलॉम्स कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहां पर हम जो के यूज कर रहे हैं ये क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। ओके, और इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब हमने यहाँ पे क्या यूज किया था? एयर या फिर वैक्यूम। यहां से देखते हैं एप्सिलॉन इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट। ओके, और यहां पर फॉर एयर और वैक्यूम k equals to 1, that means epsilon equals to epsilon नोट। जो हमने यहाँ पर एप्सिलॉन नोट यूज किया है ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू है? एप्सिलॉन की। और ये एप्सिलॉन नोट के इक्वल क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पर एयर या वैक्यूम होने के कारण के की वैल्यू 1 हो गई है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। ओके, लेकिन हम अगर किसी अदर मीडियम की बात करें, फॉर एनी अदर मीडियम, है ना, एयर या फिर वैक्यूम से अलग किसी मीडियम की बात करें तो वहां पर k इज नॉट इक्वल्स टू 1। उस केस में ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F इक्वल्स टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर। ओके, और एप्सिलॉन की क्या वैल्यू है? k एप्सिलॉन नॉट।
F equals to Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon नोट R स्क्वायर। इसको नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो एयर के कारण फोर्स आया था उसको हम नोट मान लेते हैं, है ना, ड्यू टू एयर, और इसको के नोटेशन से शो करते हैं। ओके, अब जरा इन दोनों को डिवाइड कीजिए। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हमें? एफ के डिवाइडेड बाय एफ नोट 1 बाय के। तो हमारे पास ये बचता है। दैट्स मीन अगर हम कोई अदर मीडियम लेते हैं तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स रिड्यूस हो जाता है 1 बाय के टाइम्स एज कंपेयर टू फोर्स इन एयर और वैक्यूम। ये कंडीशंस हम डायरेक्टली यूज करते हैं प्रॉब्लम्स में। ओके, नोट कीजिए। Force due to a system of charges. Okay, suppose ये मेरे पास एक सिस्टम है, ये मेरे पास कुछ चार्जेस हैं। ओके, और इसको मैं क्यू नोट मान लेती हूँ। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं मुझको फोर्स निकालना है ऑन क्यू नोट चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। इस पर इन सब चार्जेस की वजह से जो फोर्स अप्लाई होने वाला है मैं वो फोर्स जानना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? वेक्टर सम लेना होगा ऑल द अदर फोर्सेस। जितने भी फोर्स होंगे हम उन सबको यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके, कैसे? देखो, इन दोनों के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एफ क्यू नोट Q1। ओके, क्यू नोट पर हमें निकालना है, तो क्यू नोट पर जो फोर्स लग रहा है किसके कारण? Q1। इन दोनों के बीच में एफ क्यू नोट Q2। सिमिलरली ये हो जाएगा एफ क्यू नोट Q4, और ये वाला हो जाएगा एफ क्यू नोट Q3। इन सब का वेक्टर एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट फोर्स किस पर? क्यू नोट पर। किसके कारण? Q1 Q2 ऑल अदर चार्जेस। ओके, इससे ज्यादा है तो उनका भी हम क्या कर लेंगे? वेक्टर एडिशन कर लेंगे। और इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक और पॉइंट, सपोज इन दोनों के बीच में ये फोर्स लग रहा है। ओके, अब इस फोर्स पर किसी भी तीसरे चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। फोर्स बिटवीन, जैसे हमने क्यू नोट पर निकाला वैसे ही किसी और चार्ज पर, सपोज Q1 अगर हम ले तो उस पर भी निकाल सकते हैं। उस केस में हमें यहाँ पर Q1 रखना होगा, और Q1 को छोड़कर बाकी सब जो बचेंगे उसके कारण जो फोर्सेस होंगे Q1 पर उन सबका क्या लेंगे? वेक्टर सम। ओके, इस फॉर्मूले में Q नोट को रिप्लेस कर देंगे Q1 से।
ओके, नोट कीजिए। अब देखिए हमारे पास बचता है अब लास्ट पॉइंट। हमने क्या पढ़ा है अभी तक? कूलॉम्स फोर्स। एक ऐसा ही फोर्स और होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दोनों अलग होते हैं लेकिन इनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं। ओके, देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? FG से इसको डिनोट करते हैं और हम यहाँ पर कांस्टेंट यूज करते हैं G। ये क्या हो जाएगा? M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हम जो K यूज करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला, इसकी वैल्यू कितनी होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। यहाँ पर जो हम G यूज करते हैं इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, कैन बी repulsive and can be attractive। लेकिन यहाँ पर ये वाला फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव। इट वर्क्स बिटवीन mass of two bodies। ये वाला फोर्स मास पर डिपेंड करता है। कोई दो बॉडीज हैं तो उनके जो मासेस है उनके बीच में ये वाला फोर्स वर्क करता है, लेकिन ये वाला फोर्स किस पर वर्क करता है? चार्जेस पर। ओके, तो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं लेकिन चार्ज एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं और अट्रैक्ट भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अभी हमने देखा था ना, ये एप्सिलॉन नॉट मीडियम के कारण आया है। ठीक है, एयर या वैक्यूम अगर नहीं है, हम किसी दूसरे मीडियम को कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन, जिसकी वैल्यू है के एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है लेकिन यहाँ पर इट इज ओके, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। एक और पॉइंट, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स भी ओबे करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, नोट कीजिए, फिर बात करते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है। यहां पर हमने अभी देखी कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ केसेस में ये दोनों डिफरेंट है और कुछ केसेस में ये दोनों सेम है। अब इधर देखते हैं इन दोनों की वैल्यूज क्या होती है। इसको हम C कंसिडर कर लेते हैं। ओके, FC हमेशा FG से बड़ा होता है। ओके, कितना बड़ा होता है? फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं
और उनके बीच में हम कूलम्ब फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों की वैल्यूज निकालते हैं। यहाँ इस वाले में Q1 और Q2 में क्या रखेंगे, इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। ओके, और यहाँ पर क्या रखेंगे मास में, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और जब इन वैल्यूज को हम सोल्व करते हैं दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो Fc की वैल्यू आती है, कूलम्बिक फोर्स की वैल्यू, वो होती है 10 टू द पावर 42 टाइम्स large as compared to gravitational force. Okay, एक और केस लेते हैं जिसमें हमारे पास we have one electron and one proton. ओके, चार्ज तो दोनों का सेम रहेगा, मास थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कितना, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, चार्ज तो दोनों का सेम रहेगा लेकिन मास थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके, तो उनको जब कैलकुलेट करेंगे यहां से जो वैल्यू आएगी वो होगी ओके, प्रोटॉन का मास हो जाता है 10 टू द पावर -27 kg। ओके, जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 10 टू द पावर 39 टाइम्स ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए दोनों केसेस में कूलम्बिक फोर्स मींस जो फोर्स चार्जेस के बीच में वर्क कर रहा है वो ज्यादा है, वो ज्यादा है ना, और ये वाला फोर्स काफी ज्यादा कम है। कूलम्बिक फोर्स की वैल्यू काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। नोट कीजिए इसको। हमने यहाँ पर अभी एक पॉइंट लिखा था कि ये दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। क्या होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, देखिए कोई भी क्वांटिटी है हमारे पास, अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मींस आर स्क्वायर। ओके, कोई भी क्वांटिटी अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दैट मीन्स वो ओबे करती है किसको, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, और जैसे हमने अभी फॉर्मूले में देखा एफ कूलम्बिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर, चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के डिस्टेंस बिटवीन दी टू मासेस। ओके, तो ये है आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्स के न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। ओके, आप लोगों को किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आंसर कर दूंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।